हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शाक्य और आज है 28 अप्रैल और आज के करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं। पहला है बसवन्ना बर्थडे को लेकर के, दूसरा है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या होती है, तीसरा है पार्सले और स्पार्टले आइलैंड क्या है, चौथा हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड बसेस और कार्स बनाने जा रही है एक कंपनी, वो कौन सी कंपनी है। और उसके बाद है पिच ब्लैक एक्सरसाइज जो अभी कैंसिल हो गई है। ठीक है, कौन करता है ये और क्या है ये। और उसके अलावा फ्लॉगिंग यानी कोड़े मारने की जो सजा होती है उसको सऊदी अरेबिया ने समाप्त कर दिया है। तो ये एक छोटा सा वन लाइनर है, इसमें ज़्यादा कुछ बताने का नहीं है। सऊदी अरेबिया ने कोड़े मारने की सज़ा अभी समाप्त कर दी है। तो अगर कहीं किसी एग्जाम में आता है कि किस देश ने अभी हाल में ही कोड़े मारने की सज़ा को समाप्त किया है तो वो सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया थोड़ा पिछले कुछ सालों से जब से उनके नए प्रिंस आए हैं तब से वो थोड़ा सुधार कर रहे हैं अपने सामाजिक संरचना में। और बेसिकली जो राइट्स होते हैं वुमेन को लेकर के या जो ह्यूमन राइट्स होते हैं उन पे थोड़ा ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो उसी के तहत एक तो इन्होंने ये फ्लॉगिंग हटाई है। इससे पहले 2018 में वहाँ पे औरतों को गाड़ी चलाने के अधिकार दे दिए गए थे। ठीक है, तो 20वीं शताब्दी में भी, इस शताब्दी में भी औरतों के पास सऊदी अरेबिया में गाड़ी चलाने के अधिकार नहीं थे। तो उसको अधिकार को अब वापस दिया गया। वापस क्या, कभी था ही नहीं, वो अधिकार अब औरतों को मिल गया है। 2018 में ये हुआ था और अभी ये कोड़े मारने की सज़ा समाप्त की गई है। ये मानव अधिकारों से जुड़ी हुई बात आप समझ सकते हो। तो इसके लिए इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता इसमें कुछ। ठीक है, बाकी आइटम्स हम देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है बसवा बर्थडे। बसवन्ना, बसवन्ना एक संत थे। ये 12वीं शताब्दी के संत थे। जिस समय जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे उन्होंने भारत पे हमला किया था, उस समय के आसपास का समय था ये, 12वीं सेंचुरी। तो 12वीं सेंचुरी के आसपास के संत थे ये। और बसवन्ना ने बसवन्ना का जो बर्थडे है वो 26 अप्रैल को मनाया गया। ठीक है, इसीलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपका आर्ट एंड कल्चर है और जो भक्ति आंदोलन है भारत के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है आपके सिलेबस में। इसलिए बसवा के बारे में जानना या बसवन्ना के बारे में जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बसवन्ना का बर्थडे 26 अप्रैल को मनाया जाता है। ये 12वीं सदी के संत थे। और ये किस सेक्ट से थे? ये शिव की पूजा करने वाला एक संप्रदाय होता है लिंगायत। कन्नड़ से थे, ये कन्नड़ा से थे। ठीक है, ये कन्नडिगा थे, यानी ये कर्नाटक के आसपास का जो एरिया है उनको कहा जाता है कन्नडिगा। तो वहाँ के थे ये बसवन्ना। और ये वीर शैव संप्रदाय इन्होंने स्थापित किया था। वीर शैव संप्रदाय जिसमें कि जो पूजा करने वाले होते हैं शिव की, वो अपने गले में शिवलिंग की एक माला पहनते हैं और उसके बाद उनकी पूजा करते हैं। तो उस संप्रदाय से थे ये। लिंगायत सेक्ट जो था उससे उसको ये मानने वाले थे। ठीक है, तो इन्होंने काफ़ी समाज सुधार के काम भी किए थे। जैसे इन्होंने जो जाति प्रथा थी उसका विरोध किया। उसके अलावा उन्होंने जाति प्रथा को एक जाति प्रथा का विरोध करने के लिए, उसके सिंबल को दिखाने के लिए, एक सिंबॉलिकली प्रेजेंट करने के लिए उन्होंने बहुत सी ऐसी शादियां एक जगह एक बड़ा सा आयोजन किया था जहाँ पे कुछ ऐसे लोग थे जो इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते थे। उनमें कुछ ऐसे थे जो कि परिवार ऐसे थे जहाँ पे पेरेंट्स से लेकर के बच्चों से लेकर के हर कोई ये तैयार था कि हम दूसरी कास्ट के हैं, वो दूसरी कास्ट का है, फिर भी हमें मैरिज करनी है, आपस में रिश्तेदारी बनानी है। तो उनका एक बड़ा समारोह आयोजित इन्होंने किया था बसवन्ना ने। ठीक है, तो ये उनके समय की एक बड़ी घटना थी जो इन्होंने कराई थी। ठीक है, तो ये बसवन्ना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसमें इतना ही आ सकता है कि ये किस सेक्ट से रिलेटेड थे, लिंगायत से थे, और वीर शैव संप्रदाय किसने चलाया, तो ये बसवन्ना ने ही चलाया था। ठीक है, बाकी इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इन पे शॉर्ट नोट लिखने को आता है तो आप देख सकते हो कहीं से, आप अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाए कहीं ऑनलाइन या गूगल से आप और इन्फॉर्मेशन सर्च कर लें, या फिर आपकी जो आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस है उसमें कहीं से मिल जाए तो और भी चीज़ें आप इनके बारे में नोट कर लें। क्योंकि कई बार ऐसे भक्ति आंदोलन के जो संत होते हैं उन पे लिखने के लिए आ जाता है, आपको लिखने के लिए टॉपिक दे दिए जाते हैं रिटन एग्जाम में। ठीक है, अगला है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ठीक है, ये होता क्या है? एडीसी। सबसे पहले तो 4 स्टेट्स के नाम आप याद रखिए, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, ये 4 स्टेट्स के नाम आप याद रखिए। यहीं पे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। ठीक है, ये होती क्या मैं अभी बताऊंगा। 4 के नाम आप नोट कर लीजिए। उसके अलावा आप ये नोट कर लीजिए कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बारे में कहा कहां पे गया है। ये कहा गया है संविधान के 6th शेड्यूल में, यानी 6ठी अनुसूची में। भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, जब संविधान बना था तब 8 थी। बढ़ते 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 ये कितनी हो गई हैं? 12 हो चुकी हैं, जिसमें से 6ठी अनुसूची में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बारे में बताया गया था। ठीक है,
एक तो होता है शेड्यूल एरिया, अनुसूचित एरिया, पिछड़ा एरिया, और दूसरा होता है ट्राइबल एरिया। ये जो एरियाज हैं ये स्पेशल ट्राइबल एरियाज हैं। आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, यहाँ की अधिकतम आबादी ट्राइब्स में है, इसलिए इनके लिए अलग से ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय में जितनी भी जनजातियां रहती हैं उन सभी जनजातियों में कुछ खास प्रथाएं होती हैं, कुछ खास चाल चलन होते हैं, कुछ खास व्यवहार होते हैं, उनके कुछ अपने त्यौहार होते हैं। वो ये चाहते थे कि भारत के संविधान के हिसाब से या भारत के कानून के हिसाब से हमारी प्रथाओं में या हमारे कानून में किसी तरह का कोई बदलाव न किया जाए। हमारा जो समाज जिस तरह की सामाजिक संरचना चाहता है उसमें कोई हमारा दखल ना दे। ठीक है, तो ऐसी बहुत सी जनजातियां हैं आसाम में, त्रिपुरा में, मिजोरम में, मेघालय में, जहाँ पे अभी भी एक से ज़्यादा शादी करना अलाउड है, पॉलीगैमी अलाउड है। ठीक है, तो ऐसा इसीलिए अलाउड है क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे ये कह रखा है कि हमें अपने रीति रिवाजों में किसी तरह का भारत सरकार का या किसी भी संविधान का कोई दखल नहीं चाहिए। हम भारत के नागरिक रहेंगे लेकिन हमारी सामाजिक परंपराओं को लेकर के आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए उनको पूरी तरह से कंट्रोल भी नहीं किया, उनको पूरी तरीके से रोका भी नहीं, और उनको अपने रीति रिवाजों को सही से वो चला सकें और अपने हिसाब से अपने फैसले ले सकें। इसलिए भारत सरकार ने ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई। इन सभी स्टेट्स में क्या है, गवर्नर तो होता ही है, उस गवर्नर के अकॉर्डिंग ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनती है, वही बनाता है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, गवर्नर ही बनाता है, उसके पास राइट है। और इसके अंदर मेंबर्स होते हैं कुल मिलाकर के 30। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में कुल मेंबर्स की गिनती होती है 30। इन 30 मेंबर्स में से 4 मेंबर्स, जो 30 मेंबर होते हैं उनमें से 4 मेंबर्स राज्यपाल द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। इसको याद रखिएगा, इन 30 मेंबर्स में से 4 मेंबर्स राज्यपाल नॉमिनेट करता है, नाम निर्देशित करता है। बाकी के जो 26 मेंबर्स होते हैं उनका एडल्ट सफरेज यानी वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होता है। तो कुल मिला के 30 होते हैं, 30 में से 4 राज्यपाल चुनते हैं, नॉमिनेट करते हैं, बाकी 26 का चुनाव होता है, नॉर्मल चुनाव जैसे होता है वैसे ही। ठीक है, तो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इस तरीके से कंस्टिट्यूट होती है। इसका काम यही होता है कि अपने जो लोकल एरिया का जो सामाजिक और दूसरी परंपराएं हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको वो संभाल सकें, अपने हिसाब से संभाल सकें, इसलिए ये बनाई जाती है और इस पर कंट्रोल राज्यपाल का होता है। राज्यपाल अगर चाहे, अब राज्यपाल के ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को लेकर के कुछ राइट्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि राज्यपाल सिर्फ देखेगा। अगर उसे ऐसा लगता है कि कोई एरिया ऐसा है डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिस एरिया को हमें कम कर देना चाहिए जनसंख्या के आधार पर, उनकी जो जनसंख्या है जनजातियों की उसके आधार पर हमें उसे छोटा कर देना चाहिए या बड़ा कर देना चाहिए, ये सारे अधिकार उसके एरिया के नाम को बदलना, उसके एरिया, उस डिस्ट्रिक्ट के एरिया को बढ़ा देना या घटा देना, ये सारे अधिकार राज्यपाल के पास होते हैं। ठीक है, तो एडीसी में राज्यपाल के इतने अधिकार होते हैं, इसके बारे में याद रखिएगा। इतनी ही न्यूज़ इसमें काफ़ी है। आपके ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आपके लिए इतना ही काफ़ी है, और ऑब्जेक्टिव्स में ही आएगा, रिटन एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं कि हाँ इसके बारे में लिखिए, या क्योंकि ये टेक्निकल क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ कहाँ पे क्या है, याद रखने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं। टेक्निकलिटी इसमें है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। जहाँ पे टेक्निकलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, जहाँ पे आपकी समझ को टेस्ट किया जा सके, वहाँ पे नोट्स लिखने को आते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में नोट्स लिखने के लिए रिटन एग्जाम में तो कम आएंगे, हो सकता है ना भी आए, लेकिन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बारे में आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, जहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए होते हैं और आपको टिक करना होता है, वहाँ पे उन एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आ सकते हैं कि किस शेड्यूल में है, इसके बारे में कितने मेंबर्स होते हैं, किन किन स्टेट्स में ये एप्लीकेबल है, यही इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं और पढ़ना भी चाहिए। ये तो मैं सिर्फ उतना बताता हूँ जो आपके लिए बेस तैयार कर दे। ठीक है, इससे ज़्यादा आप इस बेस के ऊपर चाहे जितना तैयार करें, चाहे जितने नोट्स बना लें, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे वो लिख लें, या सिर्फ एक बार पढ़ लें, एक समझ बना लें। ठीक है, अगला आता है पार्सले एंड स्पार्टले आइलैंड के बारे में। ये न्यूज़ में क्यों था? अभी जो पुराना आइटम था वो इसलिए था न्यूज़ में क्योंकि हमारा जो ये बोडो लैंड है आसाम के अंदर, वहाँ पे राज्यपाल का अभी इस समय थोड़ी दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए टेम्पररी एक पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाएगा, राज्यपाल शासन हो जाएगा वहाँ पे। एक तरीके का राज्यपाल शासन नहीं कहेंगे उसे, राज्यपाल के कंट्रोल में वो एरिया आ जाएगा, और पूरी तरीके से जो एडीसी है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, उस पर हर फैसला लेने का अधिकार इस समय राज्यपाल को हो जाएगा, बिकॉज ऑफ कोविड-19। ये जो अभी फैला हुआ है कोरोना वायरस, उसकी वजह से कहीं ऐसा ना हो कि कुछ परंपराएं भी ऐसी हो सकती हैं जहाँ पे लोगों का इकट्ठा होना जरूरी हो जाए।
आदिवासियों में कि हाँ भाई ये त्यौहार है हमारा, हम मनाएंगे। तो ऐसे केस में सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए राज्यपाल को इंश्योर करने के लिए ये जो एडीसी है या फिर ये जो बोडो के आसपास का एरिया है, बोडोलैंड जिसको कहते हैं, बोडोलैंड की जो मांग चलती रहती है, उन इलाकों के आसपास इन 4 राज्यों से घिरे हुए वो सारे इलाके, उन सब पे राज्यपालों का अधिकार हो जाएगा। राज्यपाल अपने हिसाब से वहाँ पर इस समय निर्देश जारी कर सकते हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स वहाँ फॉलो किए जाएं। अन्यथा ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे कुछ ऐसे उनके ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जहाँ पे उनको इकट्ठा होना होता है, वो नाचने गाने चले आए, पता चला कि किसी को उसमें है और फिर सभी को हो गया। ठीक है, तो इसलिए इस समय राज्यपाल के हाथों में वो पूरी तरीके से अधिकार दे दिए गए हैं कि वो तय करेगा कि वो क्या करेंगे। उनके होंगे रीति रिवाज, लेकिन इस समय सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए उन रीति रिवाजों पर नियंत्रण वो लगा सकता है। ठीक है, अगला है पार्सले एंड स्पार्टले आइलैंड। पार्सले एंड स्पार्टले आइलैंड कहाँ पे है? आपका जो चाइना है, चाइना के नीचे जो साउथ चाइना सी है, इधर अगर आप साउथ चाइना सी में देखेंगे तो यहाँ पे आपके जो छोटे छोटे कई आइलैंड्स हैं, बहुत से आइलैंड्स हैं। आइलैंड्स यानी द्वीप। द्वीप क्या होते हैं? समुद्र के नीचे जो है कुछ ऐसे निकल आए हैं, पत्थर जैसी आकृति निकल आती है ऊपर की ओर, चट्टान जैसी ऊपर से निकल आती है। तो उसी आकृति के ऊपर आ जाने की वजह से एक ऐसी जगह बन जाती है जहाँ पे एक आवास जैसी जगह दिखाई देती है, एक रहने वाली जगह दिखने लगती है। ठीक है, जहाँ पे लोग रह सकते हैं या फिर वहाँ पे जा करके थोड़ा टाइम पास कर सकते हैं, तो एक खुली जगह दिखाई देने लगती है। इसी को आइलैंड कहते हैं, द्वीप कहते हैं। तो ऐसे बहुत से आइलैंड साउथ चाइना सी में हैं, उनकी गिनती बहुत है। और इन आइलैंड के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? द्वीप समूह या फिर आर्कीपेलगो। इंग्लिश में इसको आर्कीपेलगो कहते हैं। तो इन आर्कीपेलगोज में से अभी चाइना ने एक काम ये किया है कि उसने बिना किसी दूसरे देश से कंसल्ट किए बिना ही उसने क्या किया है कि उसने 80 आइलैंड्स के नाम चेंज कर दिए। इन आइलैंड्स में बहुत से आइलैंड हैं, लेकिन इनमें 80 आइलैंड ऐसे हैं जिनके नाम उसने बिना किसी दूसरे देश से कंसल्ट किए, जो दूसरे देश भी थे जो कि इन द्वीपों पे अपना दावा करते हैं, उन देशों को कंसल्ट किए बिना ही, ये विवादित एरिया है, तो इस विवादित एरिया में जितने भी आर्कीपेलगो में जितने भी आपके द्वीप आते हैं, अगर आप उनको नाम चेंज करना चाहते हैं तो आपको पहले बात तो करनी चाहिए थी। उन्होंने कोई बातचीत नहीं करी, उन्होंने सीधे उठाया और 80 आइलैंड्स के नाम चेंज कर दिए। तो इन 80 आइलैंड्स के नाम चेंज करने की वजह से इस एरिया में विवाद के गहराने का अंदेशा हो गया है। एक तो कोविड-19 का समय है, ऊपर से चाइना का इस समय ये कदम, इसका मतलब बहुत खाली हो, मतलब कोविड-19 का कोई उनके यहाँ लग रहा है कि असर वसर काफ़ी कम हो गया है, खाली हो गए हैं, थोड़ा नए काम शुरू कर दिए उन्होंने। तो यहाँ पे नीचे जो है ये आइलैंड जितने भी थे उनमें से 80 आइलैंड के नाम उसने चेंज किए। रिसेंट इंसिडेंट है ये। इन्हीं आइलैंड्स में से 2 बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड हैं, एक का नाम है पार्सले और एक का नाम है स्पार्टले। पार्सले स्पार्टले यहीं कहीं पे हैं, और यहाँ पे छोटी छोटी कंट्रीज हैं, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे वियतनाम है इस जगह पे, उसके बाद आपका जो है नीचे आता है मलेशिया आता है, उसके अलावा आपका क्या नाम है, एक वियतनाम के अलावा फिलीपींस है यहाँ पे। ठीक है, तो ये छोटे छोटे आइलैंड नेशंस हैं जिन्होंने अपना दावा यहाँ पे पेश किया है। ठीक है, हमारे भी यहाँ पे अधिकार हैं, जैसे पार्सले और स्पार्टले को लेकर के यहाँ पे फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, चाइना और ताइवान, 4 देश याद रखिएगा। जो हमारा स्पार्टले आइलैंड है उस पर 4 देश का नाम याद रखिएगा जो दावा करते हैं चाइना के अलावा। एक तो चाइना हो गया, उसके अलावा ताइवान है, फिर उसके बाद फिलीपींस है, फिर मलेशिया है, उसके अलावा आपका ये वियतनाम भी है। तो ये सारे के सारे जो है इस स्पार्टले आइलैंड पे अपना दावा पेश करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बवाल चलता रहता है। अब इन्होंने 80 आइलैंड का नाम चेंज कर दिया तो फिर से होगा, कोई ना कोई आवाज़ उठाएगा तो फिर से प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो एक तो स्पार्टले आइलैंड हो गया जिसपे ये लोग दावा करते हैं, दूसरा है पार्सले। पार्सले आइलैंड में क्या है, यहाँ पर पार्सले आइलैंड पे जो दावा करने वाली कंट्रीज हैं, एक तो वियतनाम है, जो ज़्यादा जिनके बीच टेंशन चलती है वो एक वियतनाम है, और दूसरा कौन है? चाइना है। ठीक है, चाइना ये कहता है, चाइना की एक डायनेस्टी थी, एक राजवंश था जिसको कहते हैं सॉन्ग राजवंश, जो 14वीं शताब्दी में राज किया करता था चाइना पे। 14वीं शताब्दी में एक सॉन्ग राजवंश होता था, SONG डायनेस्टी चाइना में। तो सॉन्ग डायनेस्टी का हवाला देता है चाइना, वो ये कहता है कि सॉन्ग डायनेस्टी जो कि 14वीं शताब्दी में राज करती थी चाइना पे, उसके इतिहास के पन्नों से हमें ये मिलता है कि ये पार्सले आइलैंड हमारा है, इस पे हमारा पूरा अधिकार था। वहीं वियतनाम कहता है कि हमारा भी तो इतिहास है, हमारे इतिहास में, वियतनाम के इतिहास में जो 15वीं सदी का इतिहास है
उस 15वीं सदी के इतिहास में पार्सले आइलैंड पे हमारे यहाँ भी दावा दिखाया गया है। यानी जो पुराने दावे थे, उन दावों को लेकर के अब ये दोनों अपने अपने दावों की वजह से आपस में भिड़े हुए हैं। ठीक है, तो पार्सले को लेकर के आपके जो है वियतनाम, चाइना, इन दोनों के बीच टेंशन चलती रहती है। बाकी इस पार्टले पे फिलीपींस और बाकी जो आपके ताइवान और मलेशिया वगैरह हैं, इनकी दावेदारी की वजह से टेंशन चलती रहती है। तो ये जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो यही है कि पार्सले और स्पार्टले आइलैंड किस एरिया में है, तो साउथ चाइना सी में है। कौन कौन इस पे दावा करता है ये नहीं पूछा जाएगा। इन आइलैंड्स की स्थिति आपसे पूछी जा सकती है, और ये पूछा जा सकता है कि कितने आइलैंड्स का नाम चाइना ने अभी चेंज किया है। ठीक है, अगर कुछ और नहीं हो जाता एग्जाम से पहले तो ये एग्जाम क्वेश्चन बन सकता है कि कितने आइलैंड्स का नाम चाइना ने चेंज कर दिया है। तो ये डिस्प्यूटेड एरिया है, और यहाँ पे अगर डिस्प्यूट होता है तो शांति बनाए रखने के लिए एशिया में ये काफ़ी खतरनाक स्थिति होगी। हो सकता है शांति भंग हो जाए और किसी तरह का युद्ध की भी संभावनाएं कम होती हैं, लेकिन हाँ, अगर आप इस तरह से करोगे तो छोटी-छोटी घटनाएं हो सकती हैं। ठीक है, बाकी चौथी न्यूज़ है हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल के आधार पर हाइड्रोजन, जो हमारी हाइड्रोजन ईंधन है, उस ईंधन से चलने वाली बसेस और कार्स एक कंपनी बनाने जा रही है। एक पीएसयू है, उसका नाम है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल पे कार्स और बसेस बनाएगी, इसको याद रखिएगा। और ये बसेस वो कहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे, एक तो लेह में, लद्दाख में, और दूसरा दिल्ली में। ठीक है, अब हाइड्रोजन फ्यूल जो होता है, हाइड्रोजन के बारे में, ये एक जो है जो एलिमेंट है, ये सबसे हल्का एलिमेंट है। अगर आप उसमें देखोगे आपके पीरियोडिक टेबल में, तो ये सबसे हल्के एलिमेंट्स में से होता है, और इसीलिए ये धरती के आसपास नहीं पाया जाता, ये काफ़ी ऊंचाई पे मिलता है। और साइंटिस्ट ने ये चीज़ बताई है कि 80% ऑफ द यूनिवर्स, जो हमारे यूनिवर्स में गैस है, उसमें सबसे ज़्यादा यही हाइड्रोजन गैस है हमारे यूनिवर्स में। लेकिन ये धरती के नज़दीक नहीं होती, ये काफ़ी ऊपर है, इसलिए हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अदरवाइज अगर हम किसी तरीके से हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल कर पाएँ, हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल का, तो ये बहुत ही अच्छा ईंधन होगा और बहुत ही स्वच्छ ईंधन होगा। ये क्लीन एनर्जी सोर्स है हमारे लिए, हाइड्रोजन ईंधन जो होता है। लेकिन ये नज़दीक नहीं पाया जाता, ये पानी में मिलेगा हमको, पानी में मिलेगा। पानी को आप या फिर किसी केमिकल प्रोसेस से आप बना सकते हो, उसके बाद ही आप हाइड्रोजन को एक फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो हाइड्रोजन को लेकर के, फ्यूल को लेकर के आप जितने भी छोटे मोटे शॉर्ट नोट्स लिखने को आ सकते हैं, उसके लिए आप थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा साइंस की बुक्स में, या फिर कहीं आप एडिटोरियल जरूर मिलेगा इसको लेकर के, हाइड्रोजन फ्यूल को लेकर, क्योंकि एनटीपीसी कोई छोटी मोटी वो नहीं है, यूनिट नहीं है। ये पब्लिक सेक्टर पीएसयू है एक, तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, और इसने ये शुरू किया है। तो कोई ना कोई एडिटोरियल आपको मिलेगा, या फिर कहीं ना कहीं आपको किसी न्यूज़पेपर में आपको एक अच्छा सा एक सेक्शन मिल सकता है इस पे लिखा हुआ। और बाकी हाइड्रोजन गैस के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ये हल्की है, ये क्लीन है, और इसका सिंथेसिस करना इतना आसान नहीं है, इस वजह से ये फ्यूल बहुत महंगा है। अगर हम कर पाए तो बहुत अच्छा होगा, और इससे जो एनवायरनमेंट को होने वाला पोल्यूशन है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। ठीक है, वो पोल्यूशन बिल्कुल नहीं करेगी जो हाइड्रोजन बेस्ड जो बसेस और कार्स होंगी। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में कहीं से आप देख लीजिएगा। ये साइंस एंड टेक के सेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और रिटन एग्जाम में इससे आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। लास्ट बचा हुआ है पिच ब्लैक एक्सरसाइज। पिच ब्लैक एक्सरसाइज एक एक्सरसाइज है जो कि ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की जाती है। ऑस्ट्रेलिया करवाता है इसको। ये मल्टीलेटरल है, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, जिसमें अलग अलग कंट्रीज आती हैं, दूर दूर से अलग अलग कंट्रीज पार्टिसिपेट करने आती हैं। और ये एयर कॉम्बैट, यानी अगर हवाई युद्ध होता है तो उस समय हम कैसे आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, उसको लेकर के ये एक्सरसाइज करते हैं। अपने प्लान बनाते हैं, कुछ एक थीम रखते हैं, उसके बेसिस पे वो अपनी एक्सरसाइजेस करते हैं। तो इसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करता था, लेकिन इस बार क्या हुआ कि इंडिया क्या कोई पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा, बिकॉज ऑफ कोविड-19 ये एक्सरसाइज कैंसिल कर दी गई है। तो एग्जाम में आने लायक बस इतना ही है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ही आएगा, रिटन एग्जाम में कहीं नहीं पूछा जाएगा। पिच ब्लैक एक्सरसाइज कौन सा देश करवाता है, बस इतना याद रखिए, वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और ये याद रखिए कि ये कैसी एक्सरसाइज है, ये नेवल एक्सरसाइज नहीं है, ये आपकी एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है, यानी हवाई हमले जो होते हैं उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है, कि हाँ हम करके देख लें, एक डमी एक्सरसाइज करके देख लें कि हमले के समय हम कैसा कोऑर्डिनेट करेंगे। तो उसके लिए ये पिच ब्लैक एक्सरसाइज कराई जाती है, और ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा कराई जाती है। तो ये थे आज के सारे आइटम्स। कल मैं फिर कुछ नए आइटम्स के साथ आपके सामने आऊँगा, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे
and bye bye, and please like, subscribe my channel and share the videos. Thank you.